Hi friends, this is S.St GURU and today we are going to discuss the first chapter of our class 10th civics, that is power sharing. पावर शेयरिंग का हमारा सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि पावर शेयरिंग है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा जो चैप्टर होगा ये 3 लेक्चर्स में डिवाइडेड होगा। ठीक है, पहला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, उसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा, उसके एथनिसिटी के बारे में, कॉम्पोजिशन को लेके, पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन को। फिर हम लोग देखेंगे इसी लेक्चर में कि श्रीलंका में कैसे मेजोरिटोरिज्म अपनाया गया, कैसे जो मेजोरिटी में जो लोग थे उनको प्राथमिकता दी गई, उनको प्रायोरिटी दी गई। सेकेंड जो लेक्चर होगा हम लोग उसमें देखेंगे कैसे बेल्जियम में ये सारे प्रॉब्लम्स को एकोमोडेट किया गया और क्यों पावर शेयरिंग हमारे लिए बेहतर है। थर्ड जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं, हमारा ये चैप्टर शुरू करते हैं। आप एनसीईआरटी बुक निकालो और पेज नंबर 2 सिविक्स की पेंसिल हाथ में ले लो, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पावर शेयरिंग होता क्या है। तो कहता है इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट और पार्टीज टू शेयर द पावर ऑफ गवर्नमेंट अमॉन्ग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये क्या है, एक एग्रीमेंट है, सहमति है सरकार या पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। किस चीज को लेके? जो पावर है, इस पावर की बात नहीं हो रही है ना, जो पावर है सरकार की, जो पावर है उसको आपस में शेयर करने वाली जो एग्रीमेंट है वही क्या कहलाती है, हमारी पावर शेयरिंग। तो यहाँ हम लोग देखने वाले हैं दो कंट्रीज के बीच में किस ढंग का पावर शेयरिंग हुआ और क्या वो किस हद तक हमारे लिए फायदेमंद रहा, उसके बारे में। तो दो देशों का कंपैरिजन हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। सबसे पहले हम लोग ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेते हैं बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप का देश है एक, जिसकी राजधानी है ब्रुसेल्स, है ना। तो हमारे हरियाणा, आप सब लोग जान रहे हो, जाटों का प्रदेश है हमारा हरियाणा, जहाँ पे जाटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो हरियाणा के एरिया के बराबर है, लगभग 44,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास एरिया। उसकी आबादी की बात करें तो 1 करोड़ के आसपास बेल्जियम की आबादी है, जो कि हमारे हरियाणा का आधा है। हरियाणा में लगभग 2 करोड़ के आसपास है। भारत के लोग काफ़ी शौकीन है जनसंख्या बढ़ाने में, है ना। यूं ही हम विश्व में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या। तो अब बात करते हैं वहाँ की पॉपुलेशन की, किस तरीके के लोग रहते हैं। तो 59% जो लोग हैं, आप बुक में यहाँ पे देख रहे हो, मैप में यहाँ पे, कि 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, ठीक है। और बाकी के जो 40% है वो आपके वेलोनिया रीजन में रहते हैं। अंडरलाइन कीजिएगा, ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। ये जो 59% वाले हैं फ्लेमिश रीजन वाले, वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। बाकी जो वेलोनिया में रहते हैं वो 40% वो फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और रेस्ट जो 1% बच गए वो हमारे जर्मन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। राजधानी की बात करें, कैपिटल की बात करें, तो कैपिटल जो बेल्जियम की है, मैं शुरू में ही बताया, ब्रुसेल्स कैपिटल है। तो ब्रुसेल्स में जो है कॉम्पोजिशन थोड़ा सा उल्टा है। In the capital city Brussels 80% people speak French while 20% are Dutch speaking। ब्रुसेल्स में उल्टा है। पूरे देश में आपके अगर देखा जाए तो डच स्पीकर की संख्या ज्यादा है, लेकिन ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकर की संख्या ज्यादा है। ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच स्पीकर हैं जो कि राजधानी है, और 20% ही ऐसे लोग हैं जो कि डच स्पीकर है। अब यहाँ माइनॉरिटी में देखा जाए जिनकी संख्या कम है, उसमें फ्रेंच स्पीकर्स जो है माइनॉरिटी में है, लेकिन अगर पावर और इकोनॉमी की बात की जाए तो उस मामले में वो डच स्पीकर से काफी आगे हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अंडरलाइन कर लीजिएगा इस चीज को, वो रिच भी थे और पावरफुल भी थे। अब जाहिर सी बात है कि इस चीज को लेके जो आपके डच स्पीकर्स थे उनके अंदर रिसेंटमेंट थी, उनके अंदर असंतोष का भावना था कि इनकी संख्या हमसे कम है, फिर भी ये हमसे काफी ज्यादा पावरफुल है, हमसे काफी ज्यादा ये डेवलप्ड है, हमसे आगे हैं। इस चीज को लेके आपस में फ्रेंच और डच जो थे उनके बीच में आपस में क्या हुआ, टेंशन बढ़ना शुरू हुआ, है ना। उन सबके बीच में मारकाट वाली कंडीशन आनी शुरू हो गई, है ना, टेंशन बढ़ना शुरू हुआ। ये चीज जो है और कॉम्प्लेक्स देखने के लिए मिल रहा था कहाँ पे, तो जो राजधानी थी ब्रुसेल्स, वहां पे। यहाँ पे हम लोग देखे, शुरू में भी देखे कि पूरे देश में पॉपुलेशन डच स्पीकर की ज्यादा है, लेकिन राजधानी में क्या है कि फ्रेंच स्पीकर की संख्या ज्यादा है। तो इन सब चीजों को लेके आपस में उनके बीच में काफी ज्यादा रिसेंटमेंट थी, काफी ज्यादा विवाद था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं श्रीलंका के बारे में, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। हाँ, वही लंका, जहाँ के वहां सीता मैया को उठा के ले जाया गया था रावण के द्वारा, और फिर श्री रामचंद्र ने चढ़ाई करके उसकी बैंड बजा दी थी, पुंगी बज गई थी।
है ना। तो श्रीलंका की बात करें तो ये एक आइलैंड है। आइलैंड क्या होता है बबुआ लोग, तो जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं कि आइलैंड एक ऐसा लैंडमास है जो कि चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ हो। तो जब आइलैंड के बारे में बात करें, आइलैंड को मैं बताया कि जो लैंडमास चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ उसको आइलैंड कहते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका में बात करें तो ये भी हमारे हरियाणा के आसपास, इसका भी एरिया की बात करें तो हमारे हरियाणा के आसपास है और जनसंख्या जो है हमारे हरियाणा के लगभग बराबर है। द मेजर सोशल ग्रुप, नीचे से 5th लाइन इसमें आप अंडरलाइन कीजिएगा यहाँ पे, द मेजर सोशल ग्रुप्स कॉन्स्टिट्यूट इन दिस कंट्री द सिंहला स्पीकर 74%। इस देश में 74% है सिंहला स्पीकर, एक लैंग्वेज है, और 18% ऐसी आबादी है जो कि तमिल स्पीकर्स हैं। उन तमिल में बात करें तो 2 सब ग्रुप भी है तमिल में। एक है जो कि श्रीलंका के ही है, जो कि श्रीलंकन तमिल्स कहे जाते हैं, जिनकी आबादी 13% है, और दूसरा है इंडियन तमिल जो कि बच गया हमारे 5% में। इसके अलावा बात करें तो इसमें मुस्लिम्स भी हैं और उसके अलावा 7% हमारे क्रिश्चियन भी है, जो कि दोनों तमिल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते हैं और सिन्हाला लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते हैं। अब आप देख लिए कि दोनों देश का कॉम्पोजिशन कैसा है। अब खुद इमेजिन कीजिए कि इसको किस हिसाब से एकोमोडेट किया जाए, क्योंकि लैंग्वेज जो है हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं कि लैंग्वेज एक बहुत बड़ा हथियार है। हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप देख लेना, आई बटन में भी उसके बारे में दिया होगा, आप वहां से देख सकते हो। जब रोमांटिसिज्म का करके एक टॉपिक ही है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, उसमें हम लोग पढ़े थे कि पोलैंड के ऊपर जब रसिया अपना अधिकार जमाए हुए था तो पोलैंड के जो लोग थे उनके पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो वो लैंग्वेज को यूज किए रेसिस्टेंट के तौर पे। तो लैंग्वेज एक बहुत बड़ा हथियार है। लैंग्वेज मतलब हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है। कैसे आपको कहीं आप जा रहे भोजपुरी बोलने वाले मिल गए, कहा मर्दे कहा हलवा, हिंदी बोलने वाले मिल गए, आप उसके साथ जो आपका लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को बोलने वाले मिलते हैं तो जैसे ऐसा लगता है कि फील आ रहा है, यार कमाल की बात है, मेरे जैसे लोग मुझे मिल गए, है ना। तो यही चीज यहाँ भी है, लैंग्वेज को लेके किस ढंग से सारी चीजें की गई, हम लोग ये चीज देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग श्रीलंका के बारे में देखने जा रहे हैं। फर्स्ट लाइन ही अंडरलाइन कीजिएगा, श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। हमसे 1 साल बाद आजाद हुआ श्रीलंका 1948 में। And the leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority। चूंकि हम लोग देख लिए कि 74% जो आबादी थी वो कौन थे, वो सिन्हलास थे। तो सिन्हलास के साथ क्या हुआ, आबादी ज्यादा होने का फायदा क्या हुआ कि जो लीडर्स थे वहां के, उनका प्लान था कि हम लोग चूंकि मेजॉरिटी में है तो अपने हिसाब से अपनी सरकार हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। अब इसका नतीजा क्या हुआ कि मेजोरिटोरियन पॉलिसी अपनाई जाने लगी। चूंकि गवर्नमेंट में मैक्सिमम नंबर में जो मंत्री थे या फिर जो लीडर्स थे वो सारे के सारे सिन्हला स्पीकर्स थे, तो जो भी सरकार की पॉलिसीज ली जा रही थी, जो भी सरकार पॉलिसी बना रही थी, उसमें प्रमोट किसको कर रहे थे, वो लोग सिन्हला स्पीकर्स को ही प्रमोट कर रहे थे। कौन कौन से स्टेप्स लिए गए थे श्रीलंका में मेजोरिटरिज्म को प्रमोट करने के लिए, वो हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन भी होता है कि नोट डाउन द स्टेप्स टेकन बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट टू प्रमोट मेजोरिटरिज्म इन श्रीलंका। तो क्वेश्चन आप उसका आंसर देखिए, अंडरलाइन कीजिएगा। इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस डिसरिगार्डिंग तमिल। 1956 में एक एक्ट लाया गया और उस एक्ट के तहत क्या किया गया कि सिन्हाला को इकलौता श्रीलंका का लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया, मतलब तमिल लैंग्वेज को इग्नोर कर दिया गया। सरकार का कोई भी कामकाज सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला लैंग्वेज में ही होगा। जैसे हमारे कंट्री में क्या है कि 22 लैंग्वेजेस को प्राथमिकता दी गई है, 22 ऐसी भाषाएं हैं जिसके अंतर्गत हमारे केंद्र सरकार का कोई भी कामकाज हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या किया गया, सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज को प्रमोट किया गया, दैट वाज सिन्हाला। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा, द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। यूनिवर्सिटीज में एडमिशन की बात करें या फिर जॉब्स की बात करें तो उसमें भी गवर्नमेंट जो है प्रेफरेंस देना शुरू की, किसे, सिन्हाला स्पीकर्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही थी। नेक्स्ट है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। अगला जो आपका नियम कानून आया कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कर दिया गया कि श्रीलंका में सिर्फ और सिर्फ किस धर्म को फॉलो अप किया जाएगा, बुद्धिज्म। इसका मतलब कि बाकी के जो धर्म वाले थे उन्हें इग्नोर कर दिया गया। बुद्धिज्म द स्टेट रिलीजन, राज्य का धर्म, राजधर्म यहाँ पे क्या हो जा रहा है, बुद्धिज्म को वो लोग प्रमोट करना शुरू किए। अब चूंकि इतने सारे कामकाज की वजह से क्या हुआ कि जो हमारे तमिल्स थे या फिर जो मुस्लिम्स थे या फिर जो क्रिश्चियंस थे जो कि आपके तमिल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें अब महसूस होना शुरू हुआ, क्या हुआ कि सरकार जो है उन्हें इग्नोर कर रही है, एलिनेशन महसूस होना शुरू हुआ उनके लिए।
All these government measure coming one after other gradually increase the feeling of alienation among Sri Lankan Tamils. इसकी वजह से जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो खुद को सरकार से अलग महसूस करने लगे. They felt that none of the major political party led by Buddhist Sinhala leader were sensitive to their language and culture. उन्हें भी अब महसूस होने लगा कि सिन्हाला लीडर्स के द्वारा जो पॉलिटिकल पार्टी चलाई जा रही थी उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको सेंटिमेंट से, जिसको मतलब जो इमोशनली अटैच था किससे, तमिल्स जो थे, श्रीलंकन तमिल्स जो थे उनके कल्चर या फिर लैंग्वेज से किसी को भी किसी प्रकार की कोई भी जुड़ाव नहीं था. They felt that the constitution and government policies denied them equal political right. अब उन्हें यह भी महसूस हो रहा था कि सरकार और सरकार की जो पॉलिसी है वो उन्हें एक समान अधिकार नहीं दे रहा है. डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम, उनके साथ भेदभाव और अंडरलाइन करते चलेगा इन सभी चीज़ों को. इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटी, ना ही उन्हें जॉब मिल रहे थे ना ही उन्हें दूसरी फैसिलिटीज मिल रही थी. एंड इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट, और उन्हें बार बार इग्नोर किया था. आप खुद सोचो कि आप क्लास में पढ़ रहे हो, मास्टर साहब जो आपके हैं कुछ लड़कों को हमेशा फेवर कर रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको हमेशा हमेशा इग्नोर करते जा रहे हैं. लास्टली आउटकम क्या होगा? जाहिर सी बात है कि आपको ऐसा महसूस होगा कि टीचर आपको अलग, क्लास से ही आप खुद को अलग महसूस करने लगोगे. उस केस में नो डाउट कि एक ऐसा टाइम आएगा जब आपके अंदर भी गुस्सा भड़केगा. सेम चीज यहाँ श्रीलंकन तमिल्स के साथ भी हुआ. उनके अंदर भी अब गुस्सा बढ़ते चला गया और गुस्सा का नतीजा क्या हुआ कि वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिए. पहले वो लोग अपने लिए इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग करना शुरू किए, लेकिन जब वो उनकी मांग फुलफिल नहीं हुई तो लास्टली जो रिजल्ट आया वो था आउटब्रेक अगेंस्ट द गवर्नमेंट. सरकार के खिलाफ वो लोग रिवोल्यूशन कर दिए, क्रांति कर दी, आर्म्ड रेबेलियन हो गया और जिसका नतीजा हुआ कि श्रीलंका में सिविल वॉर छिड़ गया, गृह युद्ध. देश के अंदर जब लड़ाई छिड़ती है, देश की जनता आपसे जब लड़ रही हो तो वो जो है बेसिकली क्या कहलाता है? सिविल वॉर कहलाता है. कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मेरे ख्याल से आप सभी देखे होंगे, सुपर हीरोज की आपस में लड़ाई, है ना, वही चीज है. तो श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टी, अब लोग ये लोग क्या किए, श्रीलंकन तमिल्स कौन कौन से स्टेप्स लिए तो यहाँ पे अंडरलाइन कीजिएगा. दे लॉन्च पार्टीज इन द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. वो लोग अपना पार्टी बनाए, तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर डिमांड करने लगे. फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, उन्हें भी आज़ादी चाहिए थी. अपना जो भी राज्य था, जिस रीजन में वो लोग रह रहे थे उसके लिए वो चाह रहे थे कि उन्हें भी स्वायत्तता दी जाए, आज़ादी पूर्वक. जिस तरीके से सिन्हालाज रूल का शासन चल रहा है सिन्हालाज के लिए, वैसे ही उनके लिए भी चले. एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब, और चूंकि जब हम पढ़ चुके हैं कि जॉब्स और यूनिवर्सिटी में प्रायोरिटी दी जा रही थी सिन्हालाज को, तो इसमें भी इक्वालिटी की मांग करने लगे. लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे इनकी जो भी डिमांड्स थी वो सारी की सारी डिमांड्स जो है गवर्नमेंट लगातार कंटिन्यूअसली क्या कर रही थी? डिनाई कर रही थी. बट द डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड. बार बार सरकार उसको मना की. By 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil इलम. इलम होता है वहाँ पे स्टेट की बात. तो 1980 में बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना हुई जो कि सेपरेट आज़ाद स्टेट की ही मांग करने लगे तमिल्स के लिए. ठीक है, ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन था लिट्टे, LTT, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम. आप मद्रास कैफे मूवी अगर देखे होंगे तो उसमें इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दिया गया है, जो कि माना जाता है कि राजीव गांधी हमारे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे उनके असैसिनेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था इस पार्टी के द्वारा. तो वो श्रीलंका के नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में इस तरीके की पार्टीज इमर्ज हुई जो अपने लिए सेपरेट स्टेट की मांग करने लगी. लेकिन बार बार श्रीलंकन गवर्नमेंट जो उनकी जो ये जो डिमांड थी सारे डिमांड्स को डिनाई कर रही थी. अब डिनाई करने का नतीजा क्या हुआ कि द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्म इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट. आपस में भरोसा नहीं रहा. वो क्लासरूम के केस पे आप फिर से वापस चलो. टीचर जिस बच्चे को सपोर्ट करेगा और जिसको इग्नोर करेगा ना, तो जो बच्चा इग्नोर होगा, ऐसा नहीं है कि उसकी नफरत केवल और केवल टीचर से ही बढ़ेगी, नहीं, उसकी नफरत जो है उन बच्चों से भी बढ़ेगी जिसको टीचर सपोर्ट कर रहा है. कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा आपस में. बाहर पता चला कि शुरू हो गए हैं दोनों के दोनों. यही चीज श्रीलंका में भी हुआ. दोनों कम्युनिटीज आपस में एक दूसरे पे अब ट्रस्ट नहीं कर रही थी, उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया. और दिस कॉन्फ्लिक्ट ग्रेजुअली लीड श्रीलंका टुवर्ड्स सिविल वॉर. इसका नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका में सिविल वॉर छिड़ गया. लोग जो है आपस में एक दूसरे को मारने काटने लगे. हजारों की संख्या में दोनों तरफ से लोग मारे गए थे. कई लोग जो है देश छोड़ के वहां से रिफ्यूजी के तौर पे दूसरे देशों में जाके बसने लगे. तो ये था हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग जाने श्रीलंका में मेजोरिटिज्म के बारे में, बेल्जियम और श्रीलंका में जो इथनिसिटी है उसके बारे में. हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम लोग उसमें पढ़ेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम एंड वाई पावर शेयरिंग इज डिजरेबल. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूले. स्टे ट्यून्ड विद S.St GURU. थैंक यू. सी यू अगेन.